हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हेतु साइंस की राजन सीरीज के लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। इससे पहले मैं आपको एमसीक्यू और सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करा चुकी हूँ। आज मैं लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूँ। तो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हुए पौधों में अनुकलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। पौधों में अनुकलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। विभिन्न प्रकार के वातावरण में पौधे अपने को जीवित रखने हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधि करते हैं। इसे पौधों का अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के आधार पर पौधे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: जलोद्भिद और मरोद्भिद। जलोद्भिद में कौन से आते हैं? जलोद्भिद पौधों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये पौधे जल में रहते हैं। पत्तियां प्राय कटी फटी होती हैं। तना कमजोर तथा स्पंजी होता है। जड़ें अल्प विकसित होती हैं। पौधों में पत्तियों पर श्लेष्म पाई जाती हैं, जिससे ये जल के प्रभाव से बचे रहते हैं, जैसे हाइड्रा, यूट्रिकुलेरिया, कमल, सिंगाड़ा, जलकुंभी आदि। ये किस में रहते हैं? जल में रहते हैं, तो इन्हें जलोद्भिद कहते हैं। और मरोद्भिद, ये पौधे शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। जड़ें विकसित होती हैं। तना मोटा गूदेदार होता है। पत्तियां नुकीली तथा कांटों में रूपांतरित होती हैं, जैसे कैक्टस, नागफनी, रस्कस और बबूल आदि। ये कौन से होते हैं? मरुद्भिद, जो मरुस्थल में होते हैं, जहाँ पानी की शॉर्टेज होती है। और तीसरे नंबर के होते हैं लवणोद्भिद। ये पौधे खनिज लवणों की अधिकता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। तना मोटा तथा सरस होता है। पत्तियां मोटी एवं चमकीली होती हैं। इनमें श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, जैसे राइजोफोरा, एविसीजिया। तो कितने तरीके के पौधे होते हैं? जलोद्भिद, मरोद्भिद और लवणोद्भिद। जलोद्भिद जल में पाए जाते हैं। मरोद्भिद मरुस्थल में पाए जाते हैं। लवणोद्भिद वहाँ पाए जाते हैं जहाँ खनिज लवणों की ज़्यादा अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हुए पौधों में जड़ों के भागों के रूपांतर का वर्णन कीजिए। शंकुरूप। शंकुरूप कौन सा होता है? यह जड़ ऊपर से चौड़ी फिर नीचे से पतली होती ही जाती है, जैसे गाजर। ठीक है। कुंभीरूप, इस प्रकार की जड़ों में ऊपर का भाग घड़े के समान फूला और निचला भाग एकदम पतला हो जाता है, जैसे सलजम। तर्करूप। तर्करूप जड़ मध्य में फूली हुई परंतु दोनों सिरों पर पतली होती है, जैसे मूली। अपस्थानिक जड़, जब जड़ मूलांकर के अलावा पौधे किसी और स्थान से विकसित होती है तब अपस्थानिक जड़ कहलाती है। अल्पायु जड़ों के समाप्त होने पर भी अपस्थानिक जड़ें निकलती रहती हैं। रेशेदार जड़ें बहुत पतली तथा जंतु के समान होती हैं। कंद कंद जड़ों में भोजन संचित होने के कारण ये फूल जाती हैं तथा गुच्छा बना लेती हैं, जैसे शकरकंद एवं एस्पेरागस आदि। ग्रंथि में जड़, जिन जड़ों के सिरे फूल जाते हैं उन्हें ग्रंथि में जड़ें कहा जाता है, जैसे मेलीलोटस। जटामूल जड़, जब पर्व संधियों से जड़ें निकलकर भूमि की ओर बढ़ती हैं तथा भूमि के अंदर घुसकर रस्सी नुमा संरचना निर्मित कर लेती हैं, वे जटामूल जड़ कहलाती हैं, जैसे मक्का। मणि रूपांकर जड़, वह जड़ एक निश्चित अंतर के बंद मोती की भांति फूलती है, तो वह मणि रूपांकर कहलाती है, जैसे वाइटस। आरोही मूल, आरोही जड़ें पर्व संधियों पर निकलती हैं और आरोही को चढ़ने में सहायता करती हैं, जैसे मनी प्लांट, मोन्टेरा आदि। श्वसन जड़ें, ये जड़ें लवणोद्भिद पौधों में पाई जाती हैं। भूमि में जब हवा ऑक्सीजन की कमी होती है तब श्वसन की क्रिया करने हेतु कुछ जड़ें भूमि से ऊपर निकलकर श्वसन करने लगती हैं। इन्हें श्वसन जड़ें कहा जाता है, जैसे एविसिना जूसिया। स्तंभ मूल, जब जड़ें शाखाओं से निकलकर भूमि में चली जाती हैं तथा पेड़ को स्तंभ की भांति दृढ़ता प्रदान करती हैं, तो वे स्तंभ मूल जड़ें कहलाती हैं, जैसे बरगद। उपरिरोही जड़ें, पादप में वायवी जड़ें मिलती हैं। इन जड़ों में बेलामन ऊतक पाया जाता है। ये बेलामन वायु में नमी सोख लेता है, जैसे आर्किड की जड़ें। पर्णिल जड़ें, जब पत्तियों में जड़ें निकलती हैं तो यह जड़ें पर्णिल जड़ें कहलाती हैं, जैसे पत्थर चट। परजीवी जड़ें पोषक तने में घुसकर भोजन का चूषण करती हैं, जैसे डेंड्रोथी। तो कितनी प्रकार की जड़ें हो गई आपकी? शंकुरूप गाजर, कुंभीरूप सलजम, तर्करूप मूली, अपस्थानिक जड़ें रेशेदार, ये तो होती हैं हमारी शंकुरूप गाजर, कुंभीरूप, तर्करूप, अपस्थानिक रेशेदार। कंदकुज ग्रंथि में
जटामूल, मणि रूपांकर, आरोही मूल, श्वसन जड़ें, स्तंभ मूल, उपरिरोही जड़ें, पर्णजल परजीवी जड़ें। तो जड़ें हमारे कितने प्रकार की हुई ये आपने पढ़ा। एक होती है परवलयाकार, कुछ पौधों की जड़ों में वलयाकार रचनाएं पाई जाती हैं जैसे आर्किड। पुष्प के विभिन्न अंग बताइए, पुष्प के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। पुष्प के कितने भाग होते हैं, उनके भागों के चित्र बनाकर कार्य संक्षेप में लिखिए। पुष्प के विभिन्न भाग। बाह्यदल पुंज, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को बाह्यदल कहते हैं। यह कली में जननांगों की सुरक्षा करने का कार्य करता है। दलपुंज, यह दलपुंज का दूसरा चक्र है तथा यह बाह्यदलपुंज के भीतर की ओर होता है। यह रंगीन तथा सुंदर होने के कारण इसका मुख्य कार्य परागण हेतु कीड़ों को आकर्षित करना है। इसकी इकाई को दल कहते हैं। परिदलपुंज, जिन पुष्पों में बाह्यदलपुंज तथा दलपुंज में अंतर स्पष्ट होता है यह परिदलपुंज कहलाते हैं। इनकी इकाई को परिदल कहा जाता है। परिदलपुंज रंगीन होने पर दलाव या रंगीन होने पर सेफलॉइड अथवा बाह्यदलाव कहलाता है। तो ये है हमारे पुष्पवृंत, पुष्पाक्ष, बाह्यदल, दलपुंज, भुजा, नखर, पुंकेश्वर, जायांग, पुतंतु, बाह्यदल। ये हमारे प्रारूप पुष्पीय अंडाशय का अनुप्रस्थ काट। वर्तिकांग, वर्तिका, पुष्पासन, पुष्पवृंत, अंडाशय। पुमंग, ये क्या है, बीजांडसन, बेशम, आवासीपट, बीजांड। पुष्पवृंत, पुष्प जिस डंठल, तनी अथवा शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्पासन क्या होता है, पुष्पवृंत का अग्रस्त भाग पुष्पासन होता है। इसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग लगे हुए होते हैं। जायंग, जायंग क्या होता है, यह पुष्प का चौथा अंतिम चक्र है तथा सबसे सुरक्षित भीतरी भाग है जिसमें इकाई स्त्रीकेशन या अंडप कहलाती है। यह पुष्प का मादा जननांग है जिसमें अंडप तीनों भागों से मिलकर बनता है। इसके निचले भाग अंडाशय बीजांड होते हैं। अंडा से जोड़ी एक पतली नलीनुमा संरचना होती है जिसे वर्तिका कहा जाता है। इसके अंत में वर्तिकांग स्थित होता है। पुमंग, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। प्रत्येक पुंकेसर को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। लंबी पुतंतु, अग्रस्त परागकोश तथा दोनों की जड़ जोड़ने वाली योजी। प्रत्येक परागकोश में 1 या 2 कोष्ठ और प्रत्येक कोष्ठ में 2 परागधनियां होती हैं। इस प्रकार एक द्विकोष्ठी परागकोश में 4 परागधनियां होती हैं। वर्तिकांग का कार्य क्या होता है, वर्तिकांग का कार्य परागणों को ग्रहण करना होता है। इन परागणों से जो पराग नली निकलती है वह वर्तिका से होकर बीजांड तक पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 4, बीजांड न्यास से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। बीजांड न्यास से आशय, बीजांड का बीजांडाशन पर तथा बीजांडाशन का अंडाशय में हुआ अभिविन्यास बीजांड न्यास कहलाता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। सीमांत, सीमांत में जायंग एक अंडपी या बहु अंडपी युक्तांडप होता है। इसमें बीजांड कतार में एक किनारे से लगे हुए होते हैं। अक्षीय, इसमें जायंग दे या बहु अंडपी बहुकोष्ठीय एवं युक्तांडपी होता है। इसका बीजांडसन केंद्रीय होता है। वित्तीय, जायंग दे में बहु अंडपी युक्तांडपी तथा एक कोष्ठीय होता है। इसमें बीजांड परिधि पर 2 निकट बीजांडसन में जुड़े होते हैं। मुक्त स्तंभीय, इसमें जायंग दी को बहुअंडपीय युक्तांडप तथा एक कोष्ठकीय होता है। इसके बीजांड केंद्रीय स्तंभ पर उत्पन्न होते हैं। आधारीय, आधारीय क्या होता है, इसमें एक या अधिक बीजांड अंडाशय के आधार पर लगे रहते हैं। परिवीतीय, परिवीतीय में जायंग बहुअंडपी युक्तांडप बहुकोष्ठीय होता है। वास्तव में बीजांडसन परिधि से अंदर की ओर वृद्धि करता है जिससे यह संपूर्ण अंतः सतह पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, परागकोश की संरचना एवं विकास बताइए। परागकोश की संरचना एवं विकास, सामान्य रूप से एक द्विकोष्ठी परागकोश में 4 परागधनियां होती हैं। परिपक्वावस्था के समय इनके मध्य की कोशिका भित्ति टूट जाती है जिसमें केवल 2 लंबी परागधनियां रह जाती हैं। विकास से पूर्व परागकोश की समस्त कोशिकाएं एक समान तथा विभाजीय होती है। एक कोश के समूह के बाहर एवं बाह्य त्वचा होती है। इस अविकसित परागकोश में बाह्य त्वचा में भीतर कोशिकाएं 4 कोणों में विभक्त हो जाती हैं।
इनमें तेजी से विभाजन के कारण यह गोल से चार पार वाली बन जाती है। इसकी चारों पालियों में विभाज्य कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से बड़ी एवं सघन कोशिका द्रव युक्त हो जाती हैं। इनका केंद्रक क्या होता है? बड़ा होता है। ये कोशिकाएं प्रपशु आरंभक का काम करती हैं। इस अवस्था में इन कोशिकाओं के अलावा अन्य कोशिकाओं में विभाजन या तो रुक जाता है या मध्यम या धीरे हो जाता है। प्रत्येक अकीय स्पोरियल इंसिनियल में पेराक्लाइनल विभाजन के फलस्वरूप बाह्य त्वचा की भांति प्राथमिक भित्तिया कोशिका तथा अंदर की ओर प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका करती है। अनंत प्रत्येक बीजाणु जनन कोशिका एवं लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, चुंबकीय पदार्थों के प्रकार बताइए। विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्रीय और चुंबकित होते हैं, जबकि कुछ पदार्थ क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। और प्रयुक्त आधारों पर पदार्थों को निम्नांकित वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। कैसे? किसी चुंबक के निकट लाए जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकत्व का गुण प्राय उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, जैसे जल, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, हीरा, पारा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नमक आदि। अनुचुंबकीय पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी चुंबक के निकट लाए जाने पर आकर्षित होते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन, प्लैटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिससे स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसे परमाणुीय चुंबक कहा जाता है। अनुचुंबकत्व का गुण प्राय उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम होती है। ठीक है। लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ कहे जाते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। जैसे चुंबक के निकट लाए जाने पर तेजी से आकर्षण होते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि। लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु के अत्यंत सघन कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें डोमेन कहा जाता है। लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, ये 2 टाइप्स के चुंबकत्व आधार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, घर्षण बल किसे कहते हैं? इसके प्रकार बताइए। घर्षण वह गुण है जिसके कारण दो भिन्न या विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है जो एक वस्तु को दूसरे के सापेक्ष खिसकने का विरोध करते हैं। बल जो सदैव वस्तु को संभावित गति या खिसकने की दिशा में विपरीत कार्य करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। कैसे? दो सतहों के बीच सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्व इन सतहों के मध्य घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। जिस समय सतहों में सापेक्ष गति होती है इनके मध्य घर्षण बल को गतिज ऊर्जा घर्षण कहा जाता है। घर्षण के प्रकार कौन से? स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। अब इन्हें समझते हैं क्या होते हैं। स्थैतिक घर्षण, यदि जमीन पर लकड़ी का बड़ा गुटका रखा हो और उसे खिसकाने हेतु बल लगाया जाए तो वह नहीं खिसकता, अतः दोनों सतहों के बीच एक घर्षण बल कार्य करता है। इसे घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। इसका परिणाम लगाई गई बल के बराबर तथा दिशा बल के विपरीत होती है। सर्पी घर्षण क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु एवं धरातल के मध्य लगने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। जैसे बिना पहिए की किसी गाड़ी को जमीन पर खींचने पर गाड़ी एवं जमीन के मध्य लगने वाला बल कौन सा होता है? सर्पी घर्षण बल होता है। लोटनिक घर्षण बल, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहा जाता है। समस्त वाहनों के पहियों तथा जमीन की सतह के मध्य लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शून्य त्रुटि किसे कहते हैं? शून्य त्रुटि साधारण पैमाने द्वारा किसी रेखा की लंबाई नापने के लिए रेखा एक सिरे पर प्राय साधारण पैमाने को शून्य रेखा को सीध में रखा जाता है। रेखा के दूसरी सिरे को पाठ ही रेखा से लंबाई होती है। प्रयोग करते करते पैमाने के सिरे घिसकर गोल हो जाते हैं जिससे शून्य की रेखा स्पष्ट नहीं हो पाती। अब ऐसी स्थिति में पैमाने का शून्य से आगे वाला कोई निशान रेखा के प्रारंभ
की सीध में रखा जाता है। इसे एक स्केल में शून्य त्रुटि कही जाती है। रेखा के प्रारंभिक बिंदु का पाठ ही शून्य त्रुटि है। रेखा के दूसरे सिरे पर पैमाने के पाठ में ये शून्य त्रुटि घटाकर शुद्ध पाठ को ज्ञात कर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को मिलाने पर मुख्य पैमाने की शून्य वर्नियर पैमाने के शून्य का सीध में होना चाहिए। ऐसा होने पर कहा जाता है कि वर्नियर ने कोई शून्य त्रुटि नहीं है, परंतु कभी कभी दोनों पैमानों के शून्य चिन्ह एक सीध में नहीं होता, उनमें कुछ भिन्नता होती है। इस अंतर को शून्य त्रुटि कहा जाता है। शून्य त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कौन सा होता है? यदि दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के दाईं ओर रहता है तो शून्य त्रुटि धनात्मक कहलाती है। ज्ञात कर सर्वप्रथम यह देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने के किस खाने से मिलता है। इस खाने की संख्या में वर्नियर अल्पमांक का गुणा करके शून्य त्रुटि ज्ञात कर ली जाती है। शुद्ध पाठ ज्ञात करने हेतु प्रेक्षित पाठ में इस त्रुटि को घटा दिया जाता है। कहते हैं कि जब हम कोई पैमाना होता है और उसे नापते नापते उसका जो सिरा होता है वो घिस जाता है तो वो शून्यंक त्रुटि कहलाती है। शून्यंक त्रुटि दो टाइप्स की होती है, धनात्मक शून्यंक त्रुटि और ऋणात्मक शून्यंक त्रुटि। यदि दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के बाईं ओर रहता है तो शून्यंक त्रुटि ऋणात्मक कहलाती है। शून्य पाठ ज्ञात करने के लिए शून्यंक त्रुटि हमेशा प्रेक्षित पाठ में से घटाई जाती है, अतः शून्य त्रुटि ऋणात्मक होने पर जुड़ जाती है। इसे ज्ञात करते समय इस सावधानी का ख्याल रखा जाता है कि वर्नियर पैमाने का जो खाना मुख्य स्केल के किसी खाने की ठीक सीध में पड़ता है उसे वर्नियर पर बने कुल खानों की संख्या में से घटा देते हैं और प्राप्त संख्या को अल्पमांक में गुणा करके ऋणात्मक शून्य त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानक सेकंड क्या है, स्पष्ट कीजिए। मानक सेकंड मापन की समस्त पद्धतियों में समय का मानक मात्रक सेकंड को माना गया है। इसे संकेत में या एस द्वारा व्यक्त किया जाता है। आजकल एसआई में मान्य सेकंड की परिभाषा निम्नलिखित है, जो वास्तव में सन 1967 से अभी तक चली आ रही है। एक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 91 92 63 17 70 कंपन पूर्ण करता है। इससे पूर्व सेकंड को सौर दिवस के पदों में परिभाषित किया जाता है। कैसे? जब किसी स्थान पर सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो उस क्षण को उस स्थान का मध्य या दोपहर कहते हैं। अन्य शब्दों में एक मध्य से दूसरे मध्य तक के समय को सौर दिवस कहते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर पूरा एक चक्कर एक सौर दिवस में लगाती है। इस सौर दिवस का मान दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, अर्थात यह पूरे वर्ष समान नहीं रहता है। अतः एक वर्ष में समस्त सौर दिवसों का औसत मान्य माध्य सौर दिवस कहलाता है। इसे माध्य और दिवस के 86,400वें भाग को एक सेकंड कहते हैं, अर्थात एक सेकंड बराबर एक माध्य सौर दिवस होते हैं 86,400। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हुए, बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? किन किन विधियों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है? बीजों के प्रकीर्णन किस किस माध्यम द्वारा होते हैं? बीजों के प्रकीर्णन से आशय बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने की क्रिया को बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन की विधि है वायु द्वारा। बीजों के प्रकीर्णन हेतु हवा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो बीजों को उनके पैतृक पौधों से काफी दूर ले जाती है। इस प्रकार के बीजों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। कैसे? बीज सूक्ष्म एवं हल्के हो जाते हैं। कुछ बीजों की वायु में तैरने या उड़ने के लिए विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो बीजों के प्रकीर्णन में सहायता करती हैं। कैलोट्रोपिस एवं सेमल में रुई जैसी बालों का गुच्छा होता है। स्फुटन द्वारा कुछ पौधों में फल बल के साथ फटते हैं और 1 मीटर से अधिक दूरी पर फेंक दिए जाते हैं। यथा यूफोर्बिया, मटर, सेम आदि फलों में पराशरण दाब उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण बीजपत्र सहित दूर स्थानों तक फेंक दिए जाते हैं। कुछ पौधे फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन हेतु कुछ बाह्य कारकों जैसे वायु, जल तथा जंतु पर निर्भर होते हैं। पानी द्वारा जल के भीतर या उनके निकट उगने वाली पौधों में फलों या बीजों का विकीर्ण जल द्वारा किया जाता है। नारियल का फल धारा के साथ बहुत दूर तक विकीर्ण हेतु अनुकूलित होता है। इसकी बाह्य फल भित्ति से जल प्रवेश नहीं कर सकता। इसकी मध्य भित्ति के रेशों में वायु भरी रहती है जिससे यह हल्का हो जाता है और दूरस्थ स्थानों पर चला जाता है।
कमल में भी जल द्वारा विकीर्ण होता है। जंतुओं द्वारा कुछ पौधों के फलों में कांटे होते हैं जिनकी मदद से ये जीव जंतुओं या पशुओं की त्वचा में चिपक जाते हैं और इस प्रकार बहुत दूर तक चले जाते हैं। इस प्रकार जीव जंतु बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। पक्षियों द्वारा पक्षी जो बीजों के अंकुरण हेतु महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पक्षी अंजीर, अंगूर, आलू बुखारा, अमरूद आदि के फल खाते हैं। बीजों का पाचन नहीं होता और वे विष्ठा के साथ बाहर निकल जाते हैं। ये बीज अंकुरित हो जाते हैं। जहाँ पक्षियों द्वारा बीज पहुंच जाता है उसी स्थान पर पेड़ उगाता है। मानव भी फसलों, फल वृक्षों, सजावटी वृक्षों, पादपों के बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न के साथ कुछ खरपतवारों का वितरण भी मनुष्य द्वारा अनजाने में हो जाता है। तो जो बीजों का प्रकीर्णन है वो कितने प्रकार का होता है? वायु द्वारा होता है, स्फोटिक द्वारा होता है, पानी द्वारा होता है, जंतुओं द्वारा होता है, पक्षियों द्वारा होता है, मानव द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कीटों के उड़ने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं लिखिए। जीव यथार्थक यह निर्णय नहीं ले पाते कि वे अपने शरीर अथवा जैविक गुणों को वातावरण के साथ बदल सकें। किसी स्पेसीज को बहुत बड़ी जनसंख्या में शायद कोई एक ऐसा जीव होता है जो दूसरों से कुछ भिन्न होगा। यह जीव अन्य जीवों की अपेक्षा वातावरणीय परिस्थितियों को अच्छी तरह सहन करने में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जब कोई कीटनाशक जैसे डीडीटी डाला जाता है तो बहुत सारे कीट मर जाते हैं। कीटों की उस बड़ी जनसंख्या में कुछ कीट भी ऐसे भी होते हैं जिन पर डीडीटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कीट वृद्धि करते हैं और इनमें प्रजनन होता है। इस प्रकार प्रतिरोधक कीटों के प्रजनन करने से उस क्षेत्र में शीघ्र ही प्रतिरोधक कीटों की जनसंख्या बढ़ जाती है। इस नई संतति पर डीडीटी जैसे कीटनाशक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे हम वातावरण अनुकूलित होना कहते हैं। बहुत से कीट जन्म से ही ताप में अनुकूलित रखते हैं परंतु पशु तथा मनुष्य में इस प्रकार का अनुकूलन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हुए, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या है? मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां इस कारण नुकीली होती हैं क्योंकि पत्तियों की सतह में पानी लगातार बाष्प बनकर उड़ता रहता है। मरुस्थलों में पानी कमी के कारण वहां का वातावरण शुष्क होता है, अतः पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ न जाए इसके लिए पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। इन पौधों के तने हरे तथा चपटे होते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। पत्तियों के प्रकार का नाम बताइए एवं उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। पत्तियां प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती हैं: संयुक्त पत्ती, सरल पत्ती, हस्ताकार संयुक्त पत्ती। पत्तियों के कार्य: कुछ पौधों में पत्तियां रंगहीन हो जाती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं। कुछ दुर्लभ पौधों में पत्तियां प्रतान में रूपांतरित हो जाती हैं जिनमें पौधों की जंतुओं से सुरक्षा करती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित होते जाती हैं जिनमें पौधों की जंतुओं से रक्षा होती है। कुछ पौधों की पत्तियां अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कायिक जनन होता है। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जो बाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। पत्तियों में हरित लवक क्लोरोफिल्म पाया जाता है जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। परावृंत पर पर्णकाय स्तंभ पर। परावृंत क्या होता है? कुछ पौधों की संयुक्त पत्तियों में पर्णफलक शीघ्र ही गिर जाता है और इसकी जगह पर्णवृंत पत्ती सदृश रचना में बदलाव हो जाता है और भोजन निर्माण का कार्य करता है। जिसे ऑस्ट्रेलियन बबूल पर्णवृंत साधारणतः उद्दरण दिशा में विकसित होता है जिससे सूर्य का प्रकाश उसकी सतह पर कम से कम पड़ सके। इसमें बाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाती है। पर्णकाय स्तंभ जब कभी कभी तना चौड़ा एवं माशल हो जाता है और पत्तियों का कार्य करता है जिसे पर्णकाय स्तंभ कहा जाता है। पर्णकाय स्तंभ में एक से अधिक पर्ण तथा पर्ण संधियां होती हैं जैसे नागफनी, रसकस। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हुए, पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है? अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन करो। पौधों में पाई जाने वाली जनन विधियों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। पादपों में अलैंगिक जनन में दैहिक कोशिकाओं में नवीन जीव उत्पन्न होते हैं तथा जनन इकाइयों या तो बनती ही नहीं है अथवा बिना अर्धसूत्री विभाजन से बनती हैं। पादपों में अलैंगिक जनन की निम्न विधियां हैं। कौन कौन से? विखंडन, यह एक कोश के जीवों में पाया जाता है। इसमें कोशिकीय सूत्री अथवा असूत्री विभाजन द्वारा 2 अथवा अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं और संतति कोशिकाएं नया जीव बनाती हैं।
जीवाणु और प्रोटोजोआ में विखंडन द्वारा जनन होता है। मलेरिया परजीवी जैसे एक कोशिक प्रोटोजोआ जनन बहुखंडन विधि से होता है। बीजाणु निर्माण कम विकसित पादपों में दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोशिक रचनाएं बनती हैं जिन्हें बीजाणु कहा जाता है। ये प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों आने पर अंकुरित होकर नवीन पादप बनाते हैं। कवक तथा शैवाल में बीजाणु निर्माण द्वारा जनन होता है। नंबर 3, कालिकोत्पादन। यीस्ट कोशिका में छोटे छोटे क्या होते हैं, कलिका सदृश उभार अथवा मुकुल पाए जाते हैं जो कोशिका से पृथक होकर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाते हैं। यीस्ट में ये मुकुल मात्र कोशिका से अलग हुए बिना मुकुल बना लेते हैं जिसमें एक की यीस्ट कोशिका पर मुकुलों की श्रृंखला बन जाती है। खंडन सरल संरचना वाले बहुकोशिक पदार्थ पादपों जैसे स्पाइगोइरा फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नवीन जंतु में विकसित हो जाता है। कायिक जनन कायिक अथवा वर्धी जनन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के किसी भी कायिक भाग से नए पौधे का विकास होता है। पौधों में निम्नलिखित भागों में कायिक जनन होता है: जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा, तनों द्वारा, पत्र कलिकाओं द्वारा। जैसे केला का पत्र कलिकाओं द्वारा होता है और आपका एलोवेरा का तना द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है, जड़ों द्वारा आलुओं का होता है। लघु बीजाणु या परागकण की संरचना बताओ। लघु बीजाणु प्रत्येक परागकण एवं अगुणित कोशिकीय संरचना होती है जिसकी बाहर चोल मोटी, सख्त तथा अलंकृत होती है। इसका निर्माण स्पेरोपोलिनन से होती है। इसके भीतर पैक्टिन एवं सेलुलोज की बनी एक पतली झिल्लीनुमा संरचना होती है जिसे अंतचूल कहते हैं। परागकण के अंकुरण के समय पराग नली इसी अंतचूल से निर्मित होती है। इन भित्तियों के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है तथा इस द्रव्य में एक बड़ा केंद्रक होता है। लघु बीजाणु नर युग्मकोविद की पहली कोशिका होती है। प्रत्येक कुल एवं पौधों में परागकणों की संरचना उसके बाह्यचूल के अलंकरण से पृथक हो जाती है जिस कारण यह लक्षण वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परागकणों का अध्ययन वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एलर्जी तथा अपराध विज्ञान में इसका ज्ञान जरूरी माना जाता है। यह एक प्रकार का संपूर्ण विज्ञान है जिसे परमाणु विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत परागकणों के आकार, प्रकार तथा अलंकरण का अध्ययन किया जाता है। लघु युग्मक जनन। लघु युग्मक जनन क्या होता है? परागकणों में नर युग्मकों के बनने की क्रिया को जनन कहा जाता है। यह क्रिया सामान्यतः परागकोश में ही होती है, अर्थात परागकण जब परिपक्वावस्था में ही परागकोश से पृथक हो जाते हैं तब परागकण होता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम यह केंद्रक एक किनारे करके एक बड़ी रिक्तिका बनाता है। तत्पश्चात इस कोशिका में सूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं जिसमें एक छोटी जनन कोशिका तथा दूसरी बड़ी कायिक कोशिका होती है। दूसरा विभाजन जनन कोशिका से होता है, कोशिका में होता है जिसके फलस्वरूप दो नर युग्मक निर्मित होते हैं। इस स्तर पर परागकण 3 कोशिकीय हो जाता है, अर्थात आवृत बीजीय एवं लघु युग्मक कोविद 3 कोशिकीय होते हैं। बीजांड के प्रकार हैं। बीजांड के कितने प्रकार हैं? आर्थोटोपस, स्ट्रोपोसस, एंट्रोपोसस, हेमिएंट्रोपोटस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फिट्रोपस, सिरिसिनोट्रोपस। तने के किन्हीं दो रूपांतरणों का वर्णन कीजिए। तने के रूपांतरण है भूस्तरी, भूस्तरिका, भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी, भूमिगत रूपांतर, प्रकंद, शलककंद, शल्ककंद, ट्यूबर, घनकंद। पत्तियों के रूपांतरण का वर्णन कीजिए। पत्तियों का रूपांतरण होता है पर्णघट से, पर्णवृंत से, पत्ती का प्रतान, पर्णशल्क, पत्रक, प्रतान, पर्णथैली, पर्णशूल। मुकुलन से क्या अभिप्राय है? मुकुलन अलैंगिक जनन की विधियां। विखंडन जब जीव पूर्ण विकसित होता है तो वो 2 भागों में बढ़ जाता है, इसे विखंडन कहते हैं। पहले केंद्रक विभाजित होता है, तत्पश्चात कोशिका द्रव्य विखंडन से जब 2 जीव बनते हैं तो उस विधि को विखंडन विधि कहा जाता है। मुकुलन शरीर पर एक बल्ब की भांति की संरचना बनती है जिसे मुकुलन कहा जाता है। शरीर का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है
और उसमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण जीव में बदलता है। खंडन क्या होता है? स्पाइरोगायरा जैसे कुछ जीव पूर्व विकसित होने के पश्चात साधारणतः 2 या अधिक टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये खंड वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। बीजाणुओं द्वारा कुछ जीवाणु एवं निम्न वर्गीय जीव विषाणु विधि द्वारा भी जनन करते हैं। बीजाणु कोशिका को विरामी अवस्था है जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका की रक्षा हेतु एक मोटी भित्ति बन जाती है। कायिक प्रवर्धन, जब किसी कायिक अंग से प्रवर्धन हो जाता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे माली गुलाब की एक टहनी गाड़ देता है, उससे गुलाब का पौधा बन जाता है। परागकण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? पराग कोशों में परागकण बनने से पश्चात आवश्यक है कि परागकण के नर केंद्रक मादा केंद्रक तक पहुँचे। पुष्प के परागकोश में परागकणों से उसी पुष्प या दूसरे पुष्प के किसी पुष्प के वार्तिकांग तक पहुँचने की क्रिया को परागकण कहा जाता है। परागकण की क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, शुभ परागण और पर परागण। शुभ परागण में एक पुष्प के परागण उस पुष्प के अथवा उसी पौधे के अन्य पुष्प के वार्तिकांग तक पहुँचते हैं। उदाहरण सदाबहार, पैजी, गुलमेहंदी, मूंगफली व खट्टी बूटी। पर परागण एक पुष्प के परागण उस जाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वार्तिकांग पर पहुँचते हैं। पर परागण हेतु परागकणों को अन्य पुष्पों पर पहुँचने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है, जैसे कीट, वायु, जल, पक्षी अथवा जंतु या पानी। उदाहरण सूरजमुखी, गेंदा, शौलवी आदि से कीट परागण होता है। गेहूं, धान, मक्का सभी घास में वायु परागण की जाता है। सेमल, आम, बबूल आदि में गिलहरी व चिड़ियों द्वारा, कदम व कचनार में चमगादड़, आर्किडस में घोंघा द्वारा परागण होता है। निषेचन क्या है? स्पष्ट कीजिए। निषेचन बीजांड के भ्रूणकोश में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका की शीर्ष गल जाता है तथा उसमें उपस्थित नलिका केंद्रक में लुप्त हो जाता है। दोनों नर युग्मक अथवा भ्रूणकोश के जीव द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं तथा इसमें से एक अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। इस प्रकार मुख्य निषेचन क्रिया खत्म हो जाती है। इसमें युग्मज जाइगोट का निर्माण होता है। यह युग्मजन आगे चलकर भ्रूण दूसरा नर युग्मक दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन करके एक द्विगुणित केंद्रक निर्मित करता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कहते हैं। इस क्रिया को त्रिक संलयन कहते हैं। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बार बार विभाजित हो जाता है तथा इसके फलस्वरूप सभी केंद्रकों के चारों ओर भित्तियां बन जाती हैं। इस प्रकार जो ऊतक बनता है उसे भ्रूणपोष कहा जाता है। भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ एकत्रित हो जाता है। यह भ्रूण के परिवर्धन के समय उसे पोषण प्रदान करता है। दोहरा निषेचन होने के कारण ही आवृत बीजियों की यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। किण्वन क्या है? किण्वन तथा अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है? किण्वन वह प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तथा ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। किण्वन की अभिक्रिया जीवित कोशिकाओं के बाहर होती है। C6H12O6 ग्लूकोज होता है। H2O पानी होता है। C2H5OH अल्कोहल होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एनर्जी। किण्वन की प्रक्रिया जाइलम एंजाइम की उपस्थिति में होती है। जाइलम एंजाइम यीस्ट कोशिका में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसकी क्रियाविधि को बताइए। प्रकाश संश्लेषण को वह क्रिया कह सकते हैं जिसमें पौधे के हरे भाग हरित लवक की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 तथा मृदा से शोषित H2O पानी द्वारा खाद्य पदार्थों कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन O2 गैस को निष्कासित करते हैं। जैसे 6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है जिसमें जल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन O2 में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन शर्करा कार्बोहाइड्रेट अर्थात भोज्य पदार्थों के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 2 प्रमुख अवस्थाएं पाई जाती हैं, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक प्रकाशीय प्रतिक्रिया। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया, यह क्रिया प्रकाश प्रतिक्रिया या हिल प्रतिक्रिया भी कहलाती है। यह क्रिया हरित लवक के ग्राना में पूरी होती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन O2 जल से प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के
अपचयन के लिए इलेक्ट्रॉन भी जल से प्राप्त होते हैं। क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रकाश कर्म सेकंड। रासायनिक प्रकाशन क्रिया श्वसन क्या है, इसके प्रकारों को बताइए। जीवों की कोशिका के अंदर जैविक ऑक्सीकरण द्वारा कार्बनिक पदार्थों के क्रमिक अपघटन से चरणबद्ध क्रम से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। ऑक्सी श्वसन है जिस समय श्वसन स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और ऐसी क्रिया करने वाले पौधों व जीवों को ऑक्सीजीवी कहते हैं। इस क्रिया में प्राप्त खाद्य पदार्थों का पूर्व ऑक्सीकरण हो जाता है जिसके फलस्वरूप CO2 H2O व ऊर्जा प्राप्त होती है। अनॉक्सी श्वसन किसे कहते हैं, जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसी कारण इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। और इस प्रकार के श्वसन करने वाले जीवों को अनॉक्सी जीव कहते हैं। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों को अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल C2H5OH CO2 तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन है, ये उसमें बता दिया था। युग्मक जनन, परागण, निषेचन, पौधों बुद्धि में लैंगिक जनन। भ्रूणकोश का विकास बताइए, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। बाइस्पोरिक, ट्रेटोस्पोरिक। द्रव्य एवं ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इनकी क्रियाएं बताइए। द्रव्य कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है द्रव्य कहलाती है। उदाहरण मेज, कुर्सी तथा दरवाजा तीनों वस्तुएं एक ही द्रव्य लकड़ी से निर्मित हैं। इसमें मेज, कुर्सी तथा दरवाजा द्रव्य नहीं है, वे केवल वस्तुएं हैं, परंतु उनका निर्माण करने वाली लकड़ी एक द्रव्य है। द्रव्य के अन्य उदाहरण है लोहा, तांबा, वायु, जल आदि। प्रत्येक द्रव्य परमाणुओं से तथा प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉन से निर्मित होता है। ऊर्जा भौतिक कारक है जिसके द्वारा कर्ता में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा द्रव्यात्मक नहीं होती, अर्थात उसमें भार, आयतन आदि नहीं होता, परंतु यह अनेक रूपों में पाई जाती है, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ध्वनि आदि। द्रव्य व ऊर्जा को अन्वयन क्रिया 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने केवल गणनाओं द्वारा यह सिद्ध किया। द्रव्य एवं ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य हैं। द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात द्रव्य वास्तव में घनीभूत ऊर्जा होती है। द्रव्य एवं ऊर्जा के एक दूसरे को प्रभावित करने की क्रिया उनके अन्योन क्रिया कहलाती है। यदि किसी वस्तु को ऊष्मा ऊर्जा दी जाए तो उसमें प्रसार हो जाता है। इसका अध्ययन करना ही भौतिकी का उद्देश्य होता है। भौतिकी एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसका अध्ययन विभिन्न प्रकार के प्रेक्षणों द्वारा, मापनों द्वारा किया जाता है। बीज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संरचना को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एक पत्री बीज, दो पत्री बीज, ये आप लोग पढ़ लेना। बीजों के अंकुरण को स्पष्ट कीजिए। बीजों का अंकुरण, ये आपका गति के द्वितीय नियम को समझाइए। गति विषयक द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह उसी दिशा में होती है जिसमें बल कार्यों को करता है। इस प्रकार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी F बल आरोपित करने पर उसमें बल की दिशा A त्वरण उत्पन्न होता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m हो तो गति का तृतीय नियम है F बराबर ma, ठीक है। यदि F बराबर 0 अर्थात जब वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा है तो A बराबर 0, क्योंकि द्रव्यमान m है, मान शून्य नहीं हो सकता। यदि त्वरण का मान शून्य हो है तो इसका अर्थ है कि या तो वस्तु नियत वेग से गतिमान है या ब्रह्मावस्था में है। इसमें स्पष्ट है कि बल के अभाव में वस्तु अपनी गति या ब्रह्मावस्था को बनाए रखती है। यदि गति विषय द्वितीय नियम है, अतः न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम प्रथम नियम का ही एक रूप है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम बल का सूत्र इस प्रकार है, इसलिए बल का मात्रक न्यूटन है। गति के तृतीय नियम,
जब कोई पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है, अर्थात प्रत्येक क्रिया को उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं। वो नियम इस प्रकार है। उदाहरण, मानो कि दो पिंड हैं ए और बी जो एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं। यदि पिंड ए पिंड बी द्वारा आरोपित बल है पिंड बी पर पिंड बे, तब न्यूटन के तृतीय गति का नियम है एफ ए वे बराबर माइनस एफ वे। तो ये होता है गति का तृतीय नियम। इसे पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। न्यूटन के तृतीय नियम के दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। इनमें प्रमुख उदाहरण का विवरण इस प्रकार है। बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हम पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण है कि जितना बल बंदूक गोली पर लगाती है उतना ही तेजी से हमें झटका लगता है। घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है, जिससे प्रतिक्रिया स्वरूप पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है तथा गाड़ी आगे बढ़ती जाती है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति नौका से कूदता है तो वह अपने पैरों से बल लगाकर नाव को पीछे की ओर धकेलता है, जिसके फलस्वरूप नौका भी व्यक्ति पर आगे की ओर बल लगाती है तथा व्यक्ति किनारे पहुंच जाता है। न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित और भी कई उदाहरण हैं, जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना, कुएं से पानी खींचने समय रस्सी का टूट जाने से व्यक्ति पीछे गिर जाता है, गिर पड़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। गुरुत्व से आप क्या समझते हैं, इसे आप लोग पढ़ना। यौगिक और मिश्रण में अंतर। यौगिक संगठन, प्रत्येक यौगिक का संगठन निश्चित होता है, मिश्रण का संगठन अनिश्चित होता है। गुण क्या होता है, यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं, मिश्रण के गुण उसके अवयवी तत्वों पर निर्भर करते हैं। पृथक्करण, यौगिकों के अवयवों को साधारणतः भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता और मिश्रण के साधारण भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। भौतिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण निश्चित होते हैं और इसमें अनिश्चित होते हैं। शुद्धता एवं समांगता, यौगिक शुद्ध एवं समांगी होते हैं जबकि मिश्रण अशुद्ध एवं विषमांगी होते हैं। रासायनिक सूत्र, यौगिक का एक निर्धारित रासायनिक सूत्र है और इसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं है। रासायनिक परिवर्तन, यौगिकों का बनना रासायनिक परिवर्तन है, मिश्रण का निर्मित होना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, अपितु यह एक भौतिक परिवर्तन है। विलयन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। विलयन दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, अर्थात पदार्थों की मात्रा का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, विलयन कहते हैं। विलयनों के प्रकार हैं संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार लिखिए। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की वस्तु को गति कहा जाता है। मुख्यतः गति तीन भागों में व्यक्त है। स्थानांतरीय गति, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो ऐसी गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। स्थानांतरीय गति को रेखीय गति भी कह सकते हैं। घूर्णन गति, कंपनीय गति। द्रव्य क्या है, द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, वर्णन कीजिए। यौगिक क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। मिश्रण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसकी विधियां बताइए। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली जंतुओं एवं पौधों के अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पर पाए जाने वाली जंतुओं का रंग प्राय सफेद या हल्का होता है। यह रंग गर्मी को नियमित करने से सहायक होता है। पर्वतीय क्षेत्र के जंतु गर्मी एवं पतझड़ में बहुत खाते हैं और वसा के रूप में ऊर्जा को संकलित कर लेते हैं। कड़ी सर्दी में कुछ महीनों तक ये सोए रहते हैं। ये शीतवास करते हैं। शीतवास में उनकी उपापचय की क्रिया में काफ़ी कमी आ जाती है। ठंडे स्थलों पर इनकी ऊंचाई कम होती है। इनकी पत्तियां कांटेदार तथा पतली होती हैं, जिन्हें ये जल्दी जल्दी गिरा देते हैं। प्राय इन क्षेत्रों में वृक्ष नहीं मिलते हैं क्योंकि अधिक ठंडक के कारण ये जीवित नहीं बचते हैं। सिद्ध कीजिए कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जब किसी पदार्थ में चीनी का घोला जाता है तो द्रव के कणों के मध्य चीनी कण समाहित हो जाते हैं, परंतु द्रव पदार्थ का आयतन नहीं बढ़ता, अतः पदार्थ के कण के मध्य रिक्त स्थान होता है। भंगुर तथा घातवर्धक पदार्थ किसे कहते हैं। भंगुर पदार्थ उसे कहा जाता है जो किसी चोट के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर अंत में चूर्ण बन जाते हैं।
जैसे कांच, कोयला, गंधक आदि घात बढ़ते हुए पदार्थ होते हैं जिन्हें पीटने पर अथवा चोट द्वारा जो चद्दर के रूप में फैल जाते हैं और इन पदार्थों को तार खींचे जा सकते हैं, जैसे तांबा, सोना, चांदी आदि। भिन्न और फटकना पृथक्करण की विधियों का उदाहरण दीजिए। पृथक्करण की विधियां किसी मिश्रित पदार्थों के घटकों को एक दूसरे से अलग करने हेतु एक घटक से उन गुणों को जानना जरूरी है जो दूसरे घटकों के गुणों में अलग हों। इसी गुण को उपयोग करते हुए पृथक्करण की विधियों को चयन किया जाता है। एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, इसकी धारिता घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। कैसे की जाती है? एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, 12/1000 तो 12,000 घन सेंटीमीटर। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, स्पष्ट कीजिए। पदार्थ की अवस्थाएं ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। न्यूटन के नियमों को बताइए। हमारा गति विषयक ज्ञान 3 मूल नियमों पर आधारित होता है। इन्हें सर्वप्रथम महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। इसलिए इस वैज्ञानिक ने समानार्थ इन नियमों के न्यूटन के गति विषयक नियम कहा जाता है। न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए थे। गति प्रथम नियम, गति द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ये मैंने आपको उदाहरण सहित पहले क्वेश्चन में आ गए। चुंबक के गुणों का ये भी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और आपका विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसे देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के मापक बर्तन। नपना गिलास, दबाव मापन हेतु। नपना वेलन, किसी ठोस वस्तु या आयतन ज्ञात करने हेतु। लीटर, 1 या आधा लीटर दूध मापन हेतु। लीटर, 5 या 10 लीटर मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल मापन हेतु। अमरवेल, सिंघाड़ा एवं आर्किड में किस किस प्रकार की जड़ें सहारा देने वाली होती हैं और वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होती हैं? अमरवेल यह एक परजीवी पौधा होता है जो अपना आहार चूसक जड़ों द्वारा अपने आधार पौधे से ग्रहण करता है। सिंघाड़े की जड़ें प्रकाश संश्लेषी होती हैं जो पानी के पास घनी तथा हरी होकर फैलती रहती हैं। आर्किडेस की जड़ें वायु में लटककर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधे को जलापूर्ति करती हैं। इन्हें वायवीय अथवा आर्द्रता ग्राही जड़ें कहा जाता है। गति किसे कहते हैं? गति के कौन कौन से नियम हैं? जब समय के साथ किसी वस्तु या उसके किसी भाग की स्थिति में बदलाव होता है तो वह गति कहलाता है। इसके विपरीत यदि समय के साथ कोई वस्तु अथवा उसके किसी भाग में बदलाव नहीं होता तो वह विरामावस्था कहलाती है। प्रकंद एवं अंतःभूस्थिर चित्रों की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। प्रकंद भूमि में शयन स्थिति में रहते हैं। इनका अक्ष भूमि की सतह के क्षैतिज रहकर समांतर वृद्धि करता है। यह अनियमित आकार, मांसल तथा चपटे होते हैं। इस पर्व में पर्व संधियां होती हैं। पर्व पर सल्क पर्ण होते हैं। इसके निचले भाग में अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। उदाहरण अदरक, हल्दी, अरबी आदि। ये इनके चित्र हैं, ठीक है। बीजों की संरचना पहले भी आ गया है, ठीक है, इसे आप पढ़ लेना। अदिश और सदिश राशि उदाहरण देकर समझाइए। इसमें केवल परिमाण होता है तथा चाल होती है परंतु दिशा नहीं होती, जैसे चाल। सदिश इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं, जैसे बलागुण। वर्नियर्स कैलिपर्स में शून्य त्रुटि को परिभाषित कीजिए। वर्नियर्स कैलिपर्स में पट्टी एक्स किसी पात्र को गहराई से मापन करने हेतु जिस समय ए और बी और सी और डी एक दूसरे को छूते हैं उसी प्रकार मुख्य स्केल, वर्नियर स्केल दोनों के शून्य बिल्कुल एक सीध में नहीं होते बल्कि उनमें कुछ अंतर होता है। दोनों शून्य में इस अंतर को शून्य त्रुटि कहते हैं। समय के मापन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, इसे देख लेना। परागकण प्रक्रिया को समझाइए, इसे देख ले। पराग कोशों में परागकण बनने के पश्चात यह जरूरी है कि परागकण नर केंद्रक मादा युग्मक तक पहुँचे। पुष्प के परागकोश में परागकणों से उन पुष्प अथवा दूसरे पौधों के किसी पुष्प के वार्षिकांक पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परागकण कहा जाता है। सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। सरल पत्ती देख लो और संयुक्त पत्ती देख लो, ठीक है। ये 2017 में क्वेश्चन आया है। जो मैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी उनमें इन आंसरों को करा दूंगी जो मैं नहीं करा रही हूँ, ठीक है। घूर्णन गति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? लट्टू का घूमना, साइकिल का पहिया पर घूमना। वाष्प और गैस में अंतर देख लो।
वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध जल को प्राप्त किया जाता है, जबकि द्रव का गैसीय अवस्था में बदल जाना वाष्पन कहलाता है। गैस पदार्थों के अणु बहुत दूर दूर तक होते हैं। इनकी आकृति में निश्चित नहीं होती। ये जैसे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। मृत्तिका किसे कहते हैं? ये 2019 में एग्जाम में आया है, इसे देख लो। जब सेल लुढ़ककर चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ये एटर्ड अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहते हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। इसमें दोमट या जलोढ़ मिट्टी का उपयोग किया जाता है। गति किसे कहते हैं? 2019 में आया है ये। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु इस अवस्था को गति कहा जाता है। गति के प्रकार हैं सरल, रेखीय, वृत्तीय, घूर्णन, दोलन, आवर्ती और प्रक्षेपण। तंबाकू के सेवन से होने वाली दो हानियां। डीएलएड 2019 में आया। कैंसर, ठीक है। पर परागण के दो लाभ लिखे, 2019 में आया है। जरायुज और अंडायुज में क्या अंतर है? 2019 में आया। ये जब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगी मैं आप लोगों को करा दूंगी। तो ये थे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हेतु। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। ये सब कुछ मैं आपके लिए ही लाती हूँ जिससे आपकी हेल्प हो सके और आप अच्छे स्कोर प्राप्त कर सको। अच्छा स्कोर प्राप्त करने के साथ ही आप यूपी टेट, सी टेट क्लियर करके सुपर टेट में अपने आगामी एक शिक्षक भर्ती में अपना एक स्थान प्राप्त कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।